नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 एक्शन वाली खबरों से। जी हां, ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स के खिलाफ ईडी और डीआरआई को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 7 लाख लोगों को नोटिस भेजने का फैसला किया जिन्होंने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन दिए बगैर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की। तो वहीं तीसरी तरफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन 5,610 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम जारी किए हैं, जिन पर बैंकों का 58,792 करोड़ रुपए बकाया है। तो चलिए, सबसे पहले ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसआईटी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कुल 788 कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसआईटी ने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई से कहा कि वो ये पता करे कि कितनी कंपनियों ने ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का फायदा उठाया लेकिन एक्सपोर्ट से हुई कमाई देश में नहीं आई। एसआईटी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा नियमों के उल्लंघन करने के खिलाफ कंपनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से 216 कंपनीज पर 1 मार्च 2016 से पहले और 572 कंपनियों पर 1 मार्च 2016 के बाद एक्सपोर्ट से हुई कमाई देश में नहीं लाने का आरोप है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इन कंपनियों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम देश में नहीं लाने का आरोप है और इन कंपनियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स की अब खैर नहीं, सख्त कड़े कदम यहां पर उनके खिलाफ उठाए जाएंगे। क्या जानकारी आलोक आपके पास? देखिए, ये जो स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, इसके तहत जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको जो अपना सामान भेजते हैं उसके बाद उनको बेनिफिट मिलता है। जो ड्यूटी पर पहले तो चुकाना पड़ता है, लेकिन जब वो सामान जब बाहर भेज देते हैं तो उनको ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पर वो रकम में से कुछ रकम वापस की जाती है। तो इसका तो फायदा तमाम इन एक्सपोर्टर्स ने उठा लिया, लेकिन जो पैसे जो एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा उनको मिला उसको वो देश में लेकर वापस नहीं आए, वो विदेश में की कमाई विदेश में ही रह गई। तो जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम जो एक्सपोर्टर्स है उनका सरकार ने पता किया है, उनके ऊपर ईडी और डीआरआई संज्ञान ले रही है, उस पर कार्रवाई करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम ये सामने आ सकता है अगर इसको पूरा देखें, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो तमाम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक का फायदा भी ले रहे हैं सरकार से, लेकिन जो कमाई होती है उसको देश के अंदर नहीं लेके आ पा रहे, जिससे कि विदेशी जो रेवेन्यू होता है सरकार को आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। जी, बने रहिए आलोक हमारे साथ। इस वक्त एक और अहम खबर है। हाई वैल्यू नॉन पेन ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग 7 लाख नोटिस जारी करेगा। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के तहत इनकम टैक्स विभाग को कई तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए। इसमें बैंक खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश डिपॉजिट, 30 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी शामिल है। इनमें से कई ट्रांजैक्शन में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन लिंक नहीं था। इनकम टैक्स विभाग के पास 2009, 2010 से 2016 और 2017 के बीच ऐसे 90 लाख ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 7 लाख हाई रिस्क क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटिनी करेगा। इन क्लस्टर्स में 14 लाख नॉन पैन ट्रांजैक्शन शामिल हैं और अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को लेटर जारी करके पैन देने के लिए कहेगा। लेटर का जवाब इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। और आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, 7 लाख नोटिस जारी किए जाएंगे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। यहाँ पर साफ है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की एक और कोशिश। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो नियम है, अगर 50,000 से ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड कोड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें तो करीब 90 लाख सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें जो 10 लाख से ज़्यादा की लेन देन हुई और वहाँ पर पैन कार्ड कोड नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत हैरत की बात है। अब ऐसे में से 14 लाख जो सेंसिटिव हैं उसमें से कंप्यूटर के जरिए 7 लाख लोगों को जो लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या है। जो
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस उन्होंने किए हैं उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है। जी। तो ऐसे में जो हमारी तरफ से जो जानकारी हम बता दें कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साथ में ये भी कहा है कि अगर किसी के पास ऐसा नोटिस आता है तो उसको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो वो जैसे जो ई फाइलिंग वेबसाइट होती है वहीं पर एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप अपना जो ट्रांजेक्शन नंबर है जो आपके ईमेल पे आया है उसको वहाँ डालें। उसके बारे में आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि किस किस ट्रांजेक्शंस के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा रही है। वहाँ पर आप अपना जस्टिफिकेशन दे दें, उसको ऑन अप कर लें, उसके बाद आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई जेन्युइन है तो उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि AIBEI ने 31 मार्च 2016 तक विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 5,610 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम हैं जिन पर बैंक्स का 58,792 करोड़ रुपए बकाया है। इस रकम में एनपीएस शामिल नहीं। AIBEI के मुताबिक एनपीएस के साथ ही आंकड़ा 13 लाख करोड़ रुपए हैं और इस लिस्ट में राष्ट्रीय बैंकों के 3,192 खाते, SBI और सहयोगी बैंकों के 1,546 खाते, निजी बैंक्स के 792 खाते, विदेशी बैंक्स के 38 खाते और वित्तीय संस्थानों के 42 खातों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। लिस्ट में जारी नामों में से कई कंपनीज शेयर बाजार में लिस्ट हैं। आरबीआई ने ये लिस्ट सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दी है, लेकिन AIBEI ने देशहित में इस लिस्ट को सार्वजनिक किया। इस मुद्दे पर AIBEI ने 29 जुलाई को बंद का ऐलान किया और ये लिस्ट बैंक नियमों के विरुद्ध जारी की गई। केंद्र सरकार ने मार्च 2016 के बाद भी इस लिस्ट को अपडेट करके सिर्फ लिस्ट की हाइलाइट्स दी हैं, जिसमें कुल 7,800 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिन पर 78,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बकाया है। तो विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट पर AIBEI के जॉइंट सेक्रेटरी जनक रावल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने विलफुल डिफॉल्टर की पूरी जो सूची है वो सार्वजनिक कर दी है। इस वक्त हमारे साथ है जॉइंट सेक्रेटरी, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि कितने अकाउंट है जो विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन में आपने रखे हैं और वो अमाउंट कितनी है? हमने जो कल लिस्ट जाहिर किया है उसमें करीब 5,621 अकाउंट है और टोटल रकम देखी जाए तो लगभग 59,000 करोड़ की है। हमें ये बताइए कि ये तो बात होगी विलफुल डिफॉल्टर की, लेकिन एनपीए का आंकड़ा आपके हिसाब से कितना है? क्योंकि अलग अलग चर्चा हो रही है, सरकार कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना ये आंकड़ा है एनपीए का और उसका मानक क्या है? जो आप बोल रहे हैं उसका मानक क्या हम माने? टोटल एनपीए का आंकड़ा देखा जाए तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का आंकड़ा करीबन 5,39,000 करोड़ है। तो चलिए बात आईटीसी के मुनाफे की, जो उम्मीद के मुताबिक रहा। साल 2017 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 2,380 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,265 करोड़ रुपए था। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी की स्टैंडअलोन आय 6% से ज्यादा गिरकर 14,138 करोड़ रुपए रही। तो वहीं तिमाही दर तिमाही कंपनी के एफएमसीजी कारोबार की आय में 12% का उछाल दिखा। क्वार्टर 1 में स्टैंडअलोन एबिटा में मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो आज के कारोबार में बाजार में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाए। तो वहीं यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत से बाजार पर दबाव और बढ़ा और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 205 और निफ्टी 56 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। पावर बैंक और कैपिटल गुड्स शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। टेलीकॉम इंडेक्स को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। और सीट्रस के संजय सिन्हा का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। क्वार्टर 1 में कंपनीज के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे और अगर जीएसटी बिल पास होता है तो बाजार रफ्तार भरेगा। मैं समझता हूं कि आज अगर हम देखें रिजल्ट्स का आना और मार्केट के लेवल्स का सस्टेन करना, तो मेरे ख्याल से ये एक बुलिश सिग्नल मार्केट को दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं समझता हूं कि बाजार की बुलिश सेंटिमेंट के तरफ इशारा कर रहा है, वो है लिक्विडिटी की फ्लो। तो एल&टी इन्फोटेक की आईपीओ की खराब लिस्टिंग हुई। एनएसई पर कंपनी का आईपीओ अपने इशू प्राइस से 6% की गिरावट के साथ 667 रुपए पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का इशू प्राइस 710 रुपए प्रति शेयर था। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी आई और ये 700 रुपए के ऊपर चला गया।
L&T की इन्फोटेक की मौजूदा मार्केट वैल्यू 11,799 करोड़ रुपए है। L&T इन्फोटेक का IPO 12 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर था। L&T के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नाइक का कहना है कि हाल ही में IT कंपनीज के कमजोर नतीजों के चलते लिस्टिंग खराब रही। Last few days, the result that is declared by several companies within the software industry have not been very well appreciated by the market, and therefore the whole sector has been discounted. And we have come at the peak of that, when I don't want to name the companies, but I have no doubt in my mind that in next several days it will trade at premium. तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की नई लिस्ट में भारत की 7 कंपनियां शामिल हुई हैं। खास बात यह कि इस लिस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स को जगह मिली, जबकि महारत्न कंपनी ONGC फॉर्च्यून 500 से बाहर हो गई है। कंपनी के रेवेन्यू के आधार पर यह लिस्ट तैयार की जाती है और इस लिस्ट में टॉप पर वॉलमार्ट है। लिस्ट में शामिल भारत की 7 कंपनीज में से 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं और दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू 27.6 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि इनका मुनाफा 1.5 लाख करोड़ डॉलर। ये कंपनियां दुनिया भर में 6 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरियां देती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल भारत की 7 कंपनियां कौन कौन सी हैं और किस पोजीशन पे है। तो चलिए रैंक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इंडियन ऑयल कंपनी इस लिस्ट में शामिल है जो 161 की रैंक पर है, और RIL कंपनी भी इसमें शामिल है जिसकी रैंक है 215। RIL के बाद टाटा मोटर्स जिसकी रैंक दी गई है 226 और SBI 232वीं रैंक पर है। तो उन तमाम भारतीय कंपनीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो फॉर्च्यून 500 में शामिल है। भारत पेट्रोलियम ने भी इसमें अपनी जगह बनाई है और राजेश एक्सपोर्ट्स भी शामिल है, जी हाँ, जिसकी रैंक है 423। तो 423वीं रैंक पर है राजेश एक्सपोर्ट, और इससे पहले जो भारत पेट्रोलियम था उसमें भी इसकी रैंकिंग थी। तो चलिए अब मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 1 अगस्त से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में इसका ऐलान किया। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते ने कहा कि इसके बारे में पेट्रोल पंप एसोसिएशन को जल्दी नोटिस भेजा जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि बिना हेलमेट ड्राइविंग से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यही नहीं, राज्य सरकार अन्य ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भी जुर्माना 5 गुना तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाला राज्य है। पिछले साल महाराष्ट्र में 63,805 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 13,212 लोगों की जान गई, जबकि 39,606 लोग घायल हुए और करीब 80% मामलों में ड्राइवर्स की ही गलती पाई गई। इसलिए राज्य सरकार अब ये चाहती है कि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 29% सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्हीलर शामिल होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में नए नियमों के बाद आपको कितना जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट के अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं अभी 100 रुपए देते हैं और उसके बाद 5 गुना बढ़ने पर 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। टैक्सी मीटर से छेड़छाड़ अगर की जाती है तो उसका भी जुर्माना 100 रुपए है और 5 गुना बढ़ने पर वो भी 500 रुपए हो जाएगा। और अगर बिना सेफ्टी बेल्ट के आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो 100 रुपए अभी फिलहाल ये जुर्माना लगता है और बढ़कर 500 रुपए आपको देना होगा। नो पार्किंग जोन में पार्किंग करते हैं अपने अगर वाहन की तो 5 गुना बढ़ने पर 500 रुपए ये जुर्माना हो गया। अभी आप इसके लिए 100 रुपए देते हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं तो 5 गुना बढ़ने पर तो 500 रुपए ये जुर्माना, तो 5 गुना जुर्माना बढ़ाया गया है अगर आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पायरेसी वेबसाइट किक-एस टॉरेंट्स को बंद कर दिया गया और इससे पहले किक-एस टॉरेंट्स के मालिक आर्टेम वॉलिन को पोलैंड से गिरफ्तार किया गया था। वॉलिन यूक्रेन का नागरिक है और उसने किक-एस टॉरेंट्स यानी KT के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी पायरेसी का एम्पायर खड़ा किया। बताया यह भी जाता है कि उसने गैरकानूनी तरीके से फिल्मों की कॉपी, म्यूजिक और दूसरे कंटेंट के जरिए $100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। अमेरिका में वॉलिन के खिलाफ केस दर्ज है और अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की मांग भी करेगा। तो कबाली की ब्रांड इमेज का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु के एक डीलर ने स्पेशल मारुति स्विफ्ट कबाली एडिशन को शोरूम में रखा। गाड़ी में ग्राफिकल चेंजेस किए गए, यानी कि हुड साइड
रेयर और रूफ पर आपको कबाली के रजनीकांत दिखेंगे, जिसके बाद शोरूम में दर्शकों की तादाद में 200% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा गाड़ी की मांग में काफी डिमांड आ रही है। तो आप सांसद भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। भगवंत मान ने संसद के अंदर एक वीडियो शूट किया और फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सुरक्षा कारणों से हम आपको भगवंत मान के उस पूरे वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं। तो भगवंत मान ने संसद के अंदर का ये वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कि लोकतंत्र च लोक वड्डे ने, लीडर वड्डे नहीं होंदे। लोकतंत्र के मालक लोक ने। मैं इस वक्त गड्डी दे विच जा रहा पार्लीमेंट। किवें उत्थे सवाल जिहड़े ने सबमिट होंदे ने, किवें उन्हां दा लकी ड्रॉ निकलदा, मैं तुहानूं दिखाऊंगा। सामने अज मैं एक बिल्कुल नवीं चीज़ तुहानूं दिखाऊंगा जिहड़ी इस तो पहले शायद किसी ने दिखाई नहीं होनी। मैं अक्सर कहना हुंदा अपने भाषणां च कि लोकतंत्र च लोक वड्डे ने, लीडर वड्डे नहीं होंदे। लोकतंत्र के मालक लोक ने। मैं संसद में 0 आवर के क्वेश्चन जो हैं वो सबमिट होते हैं। मैं हर रोज आता हूँ। उसकी सबमिशन कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, नेता बड़े नहीं है। मैंने ये बात बोलकर ही वीडियो शुरू की थी। और कैसे लकी ड्रॉ निकलता है, कौन कौन यहाँ पे बोलेंगे, अगर ये बताना अनुचित है तो मैं तो हैरान हूँ इस बात से। लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। मैं अपनी अथोराइज्ड गाड़ी में आया हूँ, जब तो गलत गाड़ी में आ गया हूँ। सेंसर से कैसे गेट खुलता है, वो सेंसर किन्होंने बनाया? सेंसर मुझे लोकसभा ने दिया है। जब तो गलत गाड़ी में आया हूँ तो बताइए। यहाँ तक तो बड़े बड़े कैमरे आप भी लेके खड़े हो, आप खुद खड़े हो। क्या लोगों के सवालों के डालने की प्रक्रिया क्या है? ये गैर कानूनी इतना गोपनीय रख लिया। लोगों ने 4-4 घंटे फॉग में, धूप में, बारिश में खड़े होकर हमें वोट डालकर यहाँ भेजा। क्या उनकी समस्याओं को कैसे उठाया जाता है?